हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो नॉर्थ आरआरबी, आरएमएल, डब्ल्यूबी, एचआरबी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? ए पेशेंट, एक मिनट रुकिए। A patient with left side heart failure will most likely source, मतलब हमारा जो एक पेशेंट है, ठीक है, जिसका लेफ्ट साइड में हार्ट फेलियर हुआ है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट का क्या साइन सिम्टम दिखाएगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? पेरिफेरल इडेमा, ठीक है, और क्या है? पल्मोनरी कॉन्जेशन, हेपाटोमेगाली और एसाइटिस। तो इनमें से क्या आंसर होगा? तो हम पहले आपको एक बात बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड मतलब जो हार्ट फेलियर होता है ना, वो दो तरीके के होता है। एक होता है क्या आपका लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी बोलते हैं। और एक क्या है आपका राइट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों हार्ट फेलियर है, एक ट्रिक बोलते हैं हम आप लोगों को। इस ट्रिक से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद आएगा कि कौन सी हार्ट फेलियर में क्या क्या सिम्टम्स दिखाते हैं, ठीक है। तो हम आपको वो ट्रिक बोल देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो ट्रिक क्या है? पहले देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है हमारा, ठीक है, इसमें हम एक ट्रिक याद रखेंगे। ये क्या है ना? यार एम्बोलिज्म, ठीक है, यार हंगरी, HUNGR, ये ट्रिक है, ठीक है, यार हंगरी ये ट्रिक है। तो इसमें ए फॉर क्या होगा आपका? ये जो ए है, ए, तो ए फॉर क्या होगा? एक्यूट पल्मोनरी इडेमा, ठीक है। क्या होगा इसमें? एक्यूट पल्मोनरी इडेमा, ठीक है। और आपका आई से क्या होगा? ये जो ए फॉर, उसके बाद आई आया, तो आई से क्या होगा? आई से होगा आपका इनएबिलिटी टू लाई डाउन, ठीक है, इनएबिलिटी टू लाई डाउन, ठीक है, इनएबिलिटी टू लाई डाउन। अब जो है आपका आर, AIR, तो आर से क्या होगा? रैलिस टाइप का जो एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्रैक्स। जो पेशेंट का जो हार्ट साउंड होता है ना, क्रैकिंग लाइक्स, तो वो जो क्रैकिंग साउंड होता है वही है, ठीक है। और अब होगा हंगरी। तो हंगरी का एज फॉर क्या होगा? एज फॉर होगा आपका हाइपोक्सिया, ठीक है। एज फॉर क्या होगा? हाइपोक्सिया। और यू फॉर क्या होगा? यू फॉर होगा यूज ऑफ एक्सेसरी, सॉरी, यूज ऑफ एक्सेसरी ब्रीदिंग, एक्सेसरी मसल, सॉरी यूज ऑफ एक्सेसरी मसल, ठीक है। और HUN, अब एन से क्या होगा? नॉइजी ब्रीदिंग, ठीक है, नॉइजी ब्रीदिंग। ये नॉइजी ब्रीदिंग क्या है आपका? जो पेशेंट का एक हुइजिंग लाइक ब्रीदिंग होता है ना, वो मतलब हुइजिंग साउंड होता है ना, वो ही है ये, ठीक है। ये क्या है?
जो पेशेंट का व्हीजिंग जो साउंड निकलता है वही है। एच एन ओ हो गया आपका क्या होगा जी। जी फॉर हो गया क्या ना गैस्पिन। अगर पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ तो क्या होगा पेशेंट गैस्पिन कर देगा, ठीक है। और क्या रहेगा आपका आर और ऑय, ठीक है। तो इसका जो है मतलब है आर ऑय का कि रोजी पिंक फ्रोदी स्पूटम, ठीक है। जो जो लेफ्ट साइड वेंट्रिकुलर फेलियर होगा उसका जो स्पूटम निकलेगा तो ये उस स्पूटम कैसा होगा ना पिंक कलर का, ठीक है, रोजी पिंक कलर का। ये हो गया आपका। अब जो हम आपको बोलेंगे कि लेफ्ट साइड हो गया, अब राइट साइड। तो ये जो राइट साइड हार्ट फेलियर है इसका भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो ये क्या है, इडेमा है, ठीक है, इडेमा। यहाँ पर आपको बोलते हैं इडेमा से याद रखेंगे हम, सॉरी एक मिनट गाइस। इडेमा, ठीक है। तो ई डी ई एम ए, इडेमा से हम याद रखेंगे ट्रिक्स जो है हमारा। तो ई फॉर क्या होगा, ई फॉर होगा आपका इडेमा ही होगा, लेकिन क्या इडेमा होगा यहाँ पर, पेडल इडेमा, ठीक है। क्या इडेमा होगा यहाँ पर, पेडल, ठीक है। पैर में इडेमा हो जाएगा जो राइट साइड हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा उसका। उसके बाद आएगा डी, ठीक है। तो ई डी फॉर क्या होगा, डिस्टेंडेंट क्या होगा, जोगुलर वेन। आप नोटिस कीजिएगा जो राइट साइड हार्ट फेलियर का पेशेंट है, मतलब मेल पेशेंट पे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। देखिएगा जो राइट मेल पेशेंट होगा और राइट आपका वेंट्रिकुलर फेलियर होगा ना पेशेंट का, तो उसका नोटिस कीजिएगा पेशेंट जब सांस लेगा ना, स्लीपिंग रहेगा पेशेंट, तो पेशेंट जब सांस लेगा ना तो देखिएगा कि उसका जो जोगुलर वेन है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। और क्या है हमारा ई डी ई हो गया, अब होगा एम। तो एम पर क्या होगा, मैसिव एसाइटिस, ठीक है। एम का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, मैसिव एसाइटिस, ठीक है। और रह गया आपका ए, ठीक है। तो ए फॉर क्या होगा, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। यहाँ पर पेशेंट का एब्डोमिनल पेन भी होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ई डी, और आपका एक छूट गया वो है आपका यहाँ पर ई, ठीक है। तो ई यहाँ पर क्या होगा, ई फॉर एनलार्ज्ड लीवर, ठीक है, एनलार्ज्ड लीवर। तो देखिए आप पेरिफेरल इडेमा, ठीक है। तो जो पैर में इडेमा होता है ना पेशेंट का, ये क्या होता है, देखिए पेरिफेरल इडेमा जो है ये है राइट साइड में, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर। अब देखिए हेपाटोमेगाली, हेपाटोमेगाली यहाँ पर देखिए एनलार्ज लीवर, ठीक है, एनलार्ज लीवर मतलब हेपाटोमेगाली। आप एसाइटिस देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बोले कि मैसिव एसाइटिस, तो ये सब क्या है, ये सब राइट साइड हार्ट फेलियर में, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा हम लोगों का, देखिए बी ऑप्शन जो है पल्मोनरी कॉन्जेशन, ठीक है। तो ये पल्मोनरी कॉन्जेशन क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हमारा दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं हम। क्या है यहाँ पर, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, फीटस का जो है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ट्रांसफर प्रेजेंटेशन, सेफालिक प्रेजेंटेशन, या फिर सोल्जर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन आपका 4 तरीके का होता है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, सेफालिक प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट का, ठीक है। क्या है ना, सेफालिक, एक है सेफालिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन। तीसरा क्या होता है हमारा, वो है शोल्डर प्रेजेंटेशन, ठीक है।
और एक हमारा होता है वो क्या है, कॉम्पाउंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। और एक क्या है, कॉम्पाउंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो सेफालिक प्रेजेंटेशन है, इसका जो है प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, सेफालिक प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा हेड, ठीक है। और ब्रीज जो है, ब्रीज का प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगा, बटक रहेगा, ठीक है। और जो शोल्डर है, इसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगा, शोल्डर ही रहेगा, ठीक है, शोल्डर रहेगा। और जो कॉम्पाउंड है, ये जो कॉम्पाउंड है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगा, मोर देन ऑन, ठीक है। मोर देन ऑन मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन ऑन प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मोर देन ऑन पार्ट रहेगा यहाँ पर। तो हमारा जो है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है भी टेस्ट का, वो क्या है, हमारा सेफालिक प्रेजेंटेशन। ये जो सेफालिक प्रेजेंटेशन है, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, आंसर होगा सी। जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो है क्या है, हमारा जो सेफालिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पर जाते हैं हम। हमारा जो ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ORS। तो ORS का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या फिर ओरल रिकवरी सॉल्ट, या फिर ऑस्मोटिक रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सीरम। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है कि ये आप सब लोगों को पता रहना चाहिए जो ORS है। तो इस ORS का फुल फॉर्म क्या है ना, हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, ठीक है, इस यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, ये कॉम्पोजिशन आप लोगों को हम बता देते हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हमारा जो है, उसका अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन रहता है। तो कॉम्पोजिशन में, कॉम्पोजिशन ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम में ये आता है कि जो कॉम्पोजिशन होता है उसका लेवल कितना होता है, ये बहुत एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। तो कॉम्पोजिशन में पहला क्या है आपका, हमारा जो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड रहता है। और क्या रहता है, पोटाशियम क्लोराइड रहता है एक, ठीक है। और क्या रहता है, सोडियम साइट्रेट रहता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिखते हैं सोडियम साइट्रेट, ठीक है, सोडियम साइट्रेट रहता है एक, ठीक है। और एक क्या रहता है हमारा जो है ग्लूकोज। ये चार चीज़ मिला के ORS रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के मतलब जो लेवल है ये कितना रहता है, अमाउंट रहता है 2.6 ग्राम, ठीक है। ये जो पोटाशियम क्लोराइड है, इसका कितना रहता है, इसका रहता है 1.5 ग्राम, ठीक है, 1.5 ग्राम। और जो हमारा है यहाँ पर सोडियम साइट्रेट, इस ये कितना रहता है, सोडियम साइट्रेट रहता है 2.9 ग्राम, ठीक है, 2.9 ग्राम रहता है हमारा सोडियम साइट्रेट। और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कितना रहता है, ग्लूकोज रहते हैं 13.5, ठीक है। और ये जो चारों है, ठीक है, ये चारों मिलाकर कितना होगा, ये भी बहुत एग्जाम में आता है कि ये चारों कॉम्पोजिशन मिलाकर कितना होता है, ये होता है हमारा 20.5 ग्राम, ठीक है, 20.5 ग्राम होता है हमारा, ठीक है। और ये एक चीज़ है जो एग्ज़ाम, ये पहले नोट कर लीजिए आप, ठीक है। और एक चीज़ है वो भी हमारा एग्ज़ाम में आता है, वो क्या है आपका जो ORS रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हमने पढ़ा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, ग्लूकोज, इसका क्या आता है, ऑस्मोलारिटी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये भी आता है कि इसका जो है ऑस्मोलारिटी क्या है, तो वो हम ये पूछ देते हैं, ठीक है। और हम आपको उसका ऑस्मोलारिटी बोलेंगे आप, ठीक है। तो इसका ऑस्मोलारिटी के अंदर क्या रहता है आपका, देखिए
पहले सोडियम, ठीक है। तो सोडियम जो है हमारा, सोडियम रहेगा तो सोडियम का ऑस्मोलैरिटी कितना है ना, 75, ठीक है। सोडियम का कितना ऑस्मोलैरिटी है, 75 मिली ऑस्मोल, ठीक है, मिली ऑस्मोल। अब जो है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का क्या रहेगा, ग्लूकोज को भी सेम रहता है 75 मिली ऑस्मोल, ठीक है। और क्या है आपका पोटाशियम, ठीक है। तो पोटाशियम का कितना रहेगा, पोटाशियम का होगा आपका 20 मिली ऑस्मोल, ठीक है। और क्या है आपका क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोराइड का कितना होगा, क्लोराइड का होगा आपका 65, ठीक है। और एक है आपका साइट्रेट, ठीक है, साइट्रेट। तो साइट्रेट का कितना होगा, इसका हो जाएगा आपका 10, ठीक है। इसका भी हो जाएगा 10 मिली ऑस्मोल, ठीक, 10 मिली ऑस्मोल। तो ये सब मिलाकर, ये जो है ये सब मिलाकर हमारा क्या होगा, ये सब मिलाकर हमारा होगा आपका 245, क्या होगा हमारा जो है 245 मिली ऑस्मोल होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ जो है ORS का जो कॉम्पोजिशन और ऑस्मोलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा जो दूसरे क्वेश्चन पर हम जाते हैं, और क्या है एंटीडोट ऑफ हेपारिन, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हेपारिन का एंटीडोट क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हम लोगों का, जो ऑप्शन है एक है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के है। और क्या है प्रोटामिन सल्फेट है यहाँ पर, ठीक है, प्रोटामिन सल्फेट। और क्या है एट्रोपिन है और है नॉलोक्सोन। तो देखिए जो विटामिन के है ना, विटामिन के का क्या होता है, एंटीडोट जो होता है विटामिन के वो वारफेरिन का होता है, ठीक है। वो किसका होता है, वारफेरिन, विटामिन के वारफेरिन का एंटीडोट होता है। और जो एट्रोपिन होता है ना, एट्रोपिन किसका एंटीडोट होता है, एट्रोपिन होता है आपका ऑर्गेनो फॉस्फेट, ठीक है। तो क्या हुआ, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, ये भी नहीं होगा। अब नॉलोक्सोन जो होता है ना, नॉलोक्सोन होता है ओपियोइड, जो ओपियोइड रहता है ना, ओपियोइड का अगर ओवरडोज हो गया तो हम पेशेंट को नॉलोक्सोन देते हैं, क्योंकि ओपियोइड का ही आपका जो है मतलब ओवरडोज हो जाएगा तो पेशेंट का एंटीडोट की तरह हम क्या देंगे, नॉलोक्सोन देंगे, ठीक है। तो पेशेंट का ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, तो क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो रहेगा ये जो प्रोटामिन सल्फेट रहेगा। तो वारफेर मतलब हेपारिन का एंटीडोट यहाँ पर क्या होगा, हेपारिन का एंटीडोट होगा प्रोटामिन सल्फेट, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम जाते हैं, वो क्या है ग्लासगो कोमा, ठीक, ग्लासगो कोमा स्केल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या एसेस करते हैं, क्या एसेस करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल में हम। तो जो ग्लासगो कोमा स्केल है ना, वो हमारा 3 चीज़ से बनता है, ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल वो क्या है आपका, एक है ई, ठीक है, एक है भी और एक है एम, ठीक है। ई फॉर क्या हुआ, ई फॉर होता है क्या आई, भी फॉर वर्बल, ठीक है। और एक क्या होगा मोटर, एम फॉर, तो मोटर मतलब हमारा जो कॉन्शसनेस लेवल है वो सब कुछ, ठीक है। तो ग्लासगो कोमा स्केल हम एसेस किस लिए करते हैं, पेशेंट का कॉन्शस लेवल चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा,
जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कॉन्शसनेस लेवल चेक करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, आई होता है, एक वर्बल होता है, एक मोटर होता है। ठीक है, इसमें मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके रहता है। तो इसका जो होता है ना आपका जो इसका जो आई होता है ना, इसमें 4 मार्क्स रहता है। ठीक है, वर्बल में 5 रहता है, मोटर में 6 रहता है। इस तरह से क्या होता है 15 मार्क्स होता है। तो मिनिमम जो है आपका मिनिमम जो स्केल है ग्लासगो कोमा का वो क्या है 3। ये आप देखिएगा WBHRB WBCHO में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मिनिमम स्केल कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो जीरो ऑप्शन रहेगा ना तो वो क्या जीरो में टिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से ही शुरू होता है, जीरो से नहीं शुरू होता है। अगर पेशेंट का मतलब रिस्पॉन्स नहीं किए तो ऑन होता है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर मिनिमम क्या होगा आपका 3 होगा, और जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है आपका 15। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है 15। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा क्वेश्चन, और है क्या कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, नॉर्मल फास्टिंग क्या है, तो 40 to 60 ये नहीं होगा। ठीक है, 120 to 150 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या रहेगा हमारा 70 to 100। ठीक है, हमारा जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट नॉन डायबिटिक जो पेशेंट है, ठीक है, वो पेशेंट का जो होता है ना फास्टिंग क्या होता है, फास्टिंग रहता है 70 to 100। ठीक है, 70 to 100 mg/dl। और जो पीपी होता है ना, खाने का 2 आवर्स बाद पीपी चेक करते हैं हम लोग पेशेंट का, तो पीपी क्या होता है इसका 100 to 140 होता है। ठीक है, और जो हमारा जो प्री डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, ये तो नॉन डायबिटिक पेशेंट का हुआ, और एक क्या होता है प्री डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, प्री डायबिटिक पेशेंट होता है, जो पेशेंट का प्री डायबिटिक पेशेंट का फास्टिंग क्या होगा, फास्टिंग होगा आपका 100 to 125। ये बहुत एग्जाम में आते हैं कि प्री डायबिटिक, डायबिटिक या नॉन डायबिटिक पेशेंट का फास्टिंग। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब है डायबिटिक पेशेंट। तो डायबिटिक पेशेंट का क्या होगा, जो फास्टिंग ही होगा ना वही क्या होगा आपका 126 या फिर, ठीक है, उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, मोर देन 126 ये होगा। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। तो क्या है यहाँ पर फर्स्ट जो होता है क्या प्रायोरिटी इन इमरजेंसी केयर। एक पेशेंट आया इमरजेंसी में, ठीक है, उसका आप सोच लीजिए कि उस पेशेंट का मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है या फिर एएमआई पेशेंट है। तो जो भी पेशेंट हो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में सबसे पहला आपको क्या होगा, तो एक ट्रिक है यहाँ पर देखिए, एक ट्रिक है आपका ABC। इसमें ए फॉर क्या होता है, ए फॉर होता है यार ओए। ठीक है, ए फॉर क्या होता है यार ओए। ठीक है, बी फॉर क्या होता है हमारा, बी फॉर होता है ब्रीदिंग। ठीक है, बी फॉर क्या होता है ब्रीदिंग, और सी फॉर क्या होता है सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा यार ओए। ठीक है, यार ओए। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका जो है यार ओए। ठीक है, यार ओए होगा हमारा फर्स्ट आंसर। क्योंकि देखिए एक पेशेंट है, ठीक है, अब पेशेंट का हम
देखिए कि पेशेंट आया रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करके, और उस पेशेंट का हम वाइटल्स चेक कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, कैनुला किए पेशेंट का, कैथेटर लगा तो कैथेटर किए, और हम ऑक्सीजन ही नहीं दिए, तो पेशेंट बचेगा? वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा तो घुटन की वजह से तो उसका डेथ हो जाएगा ना। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा? EROA रहेगा। ठीक, पहले हम क्या करेंगे? पेशेंट का EROA मेंटेन करेंगे, उसके बाद हम बाकी जो सारी चीज़ें वो करेंगे। ठीक, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये मतलब आप सोच लीजिए कि 100%, ठीक है, 100% एग्ज़ाम में ये आता ही है, क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका जो होता है ना, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है ज़्यादा, तो ये आने की चांस 100% है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। ये क्या है कि व्हिच ड्रग इज यूज एज एंटीडोट फॉर ओपियोइड ओवरडोज। देखिए, पहले हम एक क्वेश्चन में डिस्कस किए, ये हम आपको आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है? एट्रोपिन, नलोक्सोन, फ्लूजानेजिल, फ्लूमानेजिल, और क्या है? प्रोटामिन सल्फेट। इसका आंसर हम नहीं बोलेंगे, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये हम लोग आपको बोले थे एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर हम ये डिस्कस किए, तो ये क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके बोलिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर हम जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या है हमारा? जो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, पेशेंट का जो है नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना रहता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर 80 to 85, 85 to 90, 95 to 100 और 70 to 75। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर, आंसर क्या होगा हमारा? 95 to 100। हमारा एक नॉर्मल अगर पेशेंट रहेगा तो इसका सैचुरेशन कितना होगा? 95 to 100। ठीक है, लेकिन जो COPD पेशेंट रहता है हमारा, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो COPD पेशेंट रहता है, इसका क्या होगा? सैचुरेशन नॉर्मल क्या रहता है? 90 to 95%। ठीक है, एक्सेप्ट COPD। जब क्वेश्चन में आएगा कि नॉर्मल सैचुरेशन क्या है, तो हम बोलेंगे 95 to 100। लेकिन अगर एग्जामिनर को घुमा के क्वेश्चन किए कि COPD पेशेंट का, ठीक है, COPD पेशेंट का जो होता है नॉर्मल सैचुरेशन कितना होता है, तो अब हम आंसर में क्या लिखेंगे कि COPD पेशेंट का क्या है? 90 to 95 है नॉर्मल सैचुरेशन। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन क्या है? व्हिच वायरस कॉजेज एड्स। ठीक है, एड्स जो है ना, एड्स का जो वायरस है वो कैसे, मैंने कौन से वायरस से एड्स होता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? HBV, HCV, HIV और HPV। तो यहाँ पर क्या होगा? एड्स का जो वायरस है वो क्या है हमारा? हेपाटाइटिस जो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, जो ऑप्शन सी है ये है हमारा आंसर, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये क्या है? फुल फॉर्म इसका ह्यूमन इम्यून इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक, अब जो है ये जो है एड्स, ठीक है, ये एड्स जो है ना, ये फर्स्ट जब दिखा था, मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट जो एड्स हुआ था वो कितने साल में हुआ था आपको पता है? या फिर कौन सी कंट्री में? तो वो हुआ था आपका फर्स्ट जो वर्ल्ड में, अगर पूछे क्वेश्चन में अगर आ जाए कि वर्ल्ड में फर्स्ट है, तो USA में हुआ था। USA में हुआ था कितने साल में? कि ना
1981 में। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में पहले कब हुआ था, तो क्वेश्चन हो उसका आंसर क्या होगा, इंडिया में पहले दिखा था आपका 1986 में उसका फर्स्ट जो है वो हुआ था, ठीक है, एड्स का जो है 1986 में। और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा हमें, वो हम यहाँ पर आंसर नहीं बोलेंगे, आप आंसर कमेंट कीजिएगा कि जो एड्स होता है, ठीक है, तो वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, एक मिनट रुकिए, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाई जाती है, कौन सी तारीख को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है, कि वर्ल्ड एड्स डे कौन सी तारीख को मनाते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट कौन सी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, आप जो टॉपिक बोलिएगा जिस चीज़ का मतलब जिस टॉपिक का कमेंट सबसे ज़्यादा आएगा उस चीज़ को लेकर हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय गाइस, अच्छे रहेगा, सुस्त रहेगा सब लोग, टाटा।